welcome back to my channel with another day of financial management. This is unit number 3 of financial management. Unit number 3 का फर्स्ट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दिस इज पार्ट 1. तो आज हम इस पे बात करते हैं कि एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है. देखिए, हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लिया, कैपिटल बजटिंग पढ़ लिया, जिसमें हमने सारे के सारे टेक्निक्स पढ़ लिए. आज हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. देखिए, इसका मैं थोड़ा सा आपको ना फ्लैशबैक देना चाहूंगी, जिससे आप थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के साथ सब कुछ क्लियर कर दूंगी. 1 मिनट के अंदर, आई गेस 1 मिनट भी नहीं लगेगा. आपकी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स लिमिटेड है, ठीक है, फाइन. थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे ना, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है. मतलब मैं मानती हूँ कि जिस बच्चे ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लिया, इतना टिपिकल, उसमें डिस्काउंटिंग मेथड, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स एंड ऑल निकालना था, उसके लिए कुछ भी नहीं है. बच्चों को क्रिटिकल लगता है क्योंकि उनको उसका बेस ही पता नहीं होता है. तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक से बताऊंगी. देखिए, आपकी कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको कभी भी उसको नीड होती है फंड की, राइट. कैपिटल की नीड होती है, यानी पैसों की नीड है, मनी की नीड है. बेसिकली आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नीड होती है कैपिटल की, आपको पैसों की जरूरत होती है. बेसिकली आप इतना सोचिए, बस आपको पैसों की नीड है. तो कोई भी कंपनी जब पैसों की उसको नीड होती है इनिशियली, तो वो क्या करती है ना, वो 4 चीजों से पैसे रेज करती है. ये चीज आपको समझनी है. इन 4 चीजों पे दिस इज हियर, और इन 4 चीजों पे पूरा चैप्टर है. 2 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 1, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2, और दोनों ही चैप्टर इस चीज पे बेस है. बच्चों को यही नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो कैपिटल रेज कर रही है, क्या रीजन है इन चारों चीजों से कैपिटल रेज करने का. तो वो आप समझ लेंगे तो आपके पास सारे डाउट्स आपके मिनटों में क्लियर हो जाएंगे. देखिए, जब भी किसी कंपनी को नीड होती है पैसों की, फंड की नीड होती है, मनी की नीड होती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो ना 4 सोर्सेज हैं उसके पास पैसे रेस करने के, यानी पैसा अपनी कंपनी में लाने के. सबसे पहला सोर्स जो वो अपनाती है, दिस इज अपने डिबेंचर्स इशू कर देते हैं. इशू ऑफ डिबेंचर्स या लोन इशू करती है. आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि कभी भी कंपनी को पैसों की नीड होती है तो वो क्या करती है, डिबेंचर्स को हम अपना लोन कहते हैं, बॉन्ड्स कहते हैं, वो सब खरीद लेती है, ठीक है. तो यहाँ पे यही होता है कि वो कंपनी वो जो है वो डिबेंचर्स इशू करती है कंपनी, और उसके बदले क्या लेती है, वो पैसे लेती है. दिस इज वेरी फाइन. यहाँ से वो पैसा उठा सकती है, सबसे पहला सोर्स. और वैसा क्यों करती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको ये रिस्क ऑविंग है, ठीक है, ये रिस्क बहुत ज्यादा रिस्क ऑवे करता है. दिस इज वेरी फाइन. बट यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे कंपनी को ये होता है कि यहाँ से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि डिवेंचर्स लोग खरीदते हैं तो पैसा मिलता है. दिस इज वेरी फाइन. तो सबसे पहला सोर्स इशू ऑफ डिवेंचर. उसके बाद कंपनी क्या करती है, सेकंड स्टेप में उसको पैसा नहीं मिल पाता किसी भी रीजन से, या मिल जाता है 50% मिलता है, तो वो क्या करती है, सेकंड स्टेप पे जाती है, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अब प्रेफरेंस शेयर्स आपको पता है, अपनी क्लास 12th में पढ़ा होगा. प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपनी कंपनी से इशू करती है. 2 तरीके के शेयर, दिस इज इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी क्या करती है, सेकंड स्टेप में वो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करती है, ठीक है, जिसको रिडीम भी करना होता है आफ्टर द टाइम, ठीक है. तो कंपनी कई बार क्या करती है ना, कि सोचती है रिडीम ना करना पड़े मुझे शेयर्स, तो मैं क्या करता हूँ ना, इक्विटी शेयर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है, एटलीस्ट मुझे टाइम तो मिलेगा रिडीम करने का. इसके अंदर फिक्स टाइम होता है रिडीम करने के लिए कि इतने 1 साल है तो 1 साल के अंदर रिडीम करके पैसा चाहिए, मतलब पेमेंट करनी है. इसके अंदर कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, इसके अंदर कंपनी के ऊपर होता है. आप उसको आगे, आपने इक्विटी शेयर्स का तो आपने पूरा, मैं कहती हूँ जिस बच्चे ने क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स पढ़े, उसने तो पूरा क्लास 12 उसका कंपनी उस पे ही होगा, इक्विटी शेयर्स पे. तो उसको पता होगा कि इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिनको आप आगे आने वाले समय में पैसा पे कर सकते हो. दिस इज नॉट ओबेइंग. तो ये थर्ड स्टेप में लेती है, वो इक्विटी शेयर्स पे इक्विटी शेयर्स इशू करती है, वहां से पैसा लेती है और शेयर होल्डर्स खरीद लेते हैं. शेयर होल्डर्स उसे खरीदते हैं जो भी शेयर्स होते हैं, ठीक है. और फोर्थ स्टेप में जब उसके सब हार जाते हैं, या फिर कहीं से, फॉर एग्जाम्पल उसने 20% पैसा यहाँ से उठा लिया, 20 यहाँ से उठा लिया, 40 यहाँ से उठा लिया, ठीक है, अब 20% बचे, तो वो एक नया सोर्स आता है. दिस इज रिटेन्ड अर्निंग. अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए. जैसे आप रिजर्व्स भी कह सकते हैं.
देखिए कंपनी के पास ना अपने कुछ रिजर्व्स होते हैं, रिटेन जो उसने पास्ट में उसने पहले से कमा के रखे हैं पैसे, ठीक है, पहले उस कंपनी से किसी और कंपनी से कहीं से भी उसने रिजर्व्स बचा के रखे हैं ना, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। जो पास्ट में रिटेन अर्निंग जो होती है वो पास्ट से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसको आप सब कुछ नोट कर लेना एज इट इज, कंपनी बना के जिस तरीके से मैंने लिखा है सब आप लिख लेना, आपको बहुत यूजफुल होगी। एग्जाम टाइम पे आप तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ये हाँ इसने कंपनी ने इतना इतना इशू करा, ऐसे माइंड आपका यहाँ पे चलेगा। लास्ट में आता है रिटेन अर्निंग, जहां पे वो पास्ट का पैसा बचा के रखती है, वो जो उसकी अर्निंग्स होती है उनको वो यूज करती है एज अ फंड, एज अ कैपिटल अपनी कंपनी में। तो देखिए ये कुछ सोर्सेज हैं जहां पे कंपनी अपनी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। अब इसका क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? देखिए जो भी पैसा कोई भी आप है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, तो आपने अपनी कंपनी में किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा थ्रू इस केस के, आपने कहीं से पैसा उठाया इन्वेस्ट कर दिया, ये कहता है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स। जब उसने शेयर्स इशू करे होंगे तो जो भी जिसने भी शेयर्स खरीदे होंगे तो वो शेयर होल्डर बन गया होगा, इसमें जिसने भी डिवेंचर खरीदे होंगे वो डिवेंचर होल्डर बन गया होगा, जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है इनकी कंपनी में इन्वेस्टर बन गया होगा। तो वो यही कहता है कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाता है और वो जो रेट ऑफ रिटर्न वो मतलब एक्सपेक्ट करता है कंपनी से, उसको ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। दोबारा से देखिए कहता क्या है कि आपकी कंपनी में किसी ने पैसा लगाया, XYZ, किसी शेयर होल्डर ने, डिवेंचर होल्डर ने, किसी इन्वेस्टर ने, किसी ने भी लगाया, इन्वेस्टर ही बोला जाएगा एक तरीके से वो, तो वो आपसे क्या रेट ऑफ रिटर्न, अगर भाई पैसा इन्वेस्ट करा है तो रेट ऑफ रिटर्न रखेगा, एक्सपेक्टेड रखेगा कि 20% इन्वेस्ट किया तो 30% रिटर्न आना चाहिए। तो वो यही कहती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका यही कहता है कि क्या एक्सपेक्ट करता है रेट ऑफ रिटर्न बाय शेयर होल्डर है किसी भी इन्वेस्टर, उसको ही हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। आप इस माइंड को अपने माइंड में से धर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपसे कहूंगी और हमेशा काम आएगा। जो बच्चे सीए कर रहे होंगे, सीएमए कर रहे होंगे, सीएस कर रहे होंगे, इवन बीकॉम, बीबीए, ऑनर्स वगैरह कुछ भी कर रहे होंगे, जिनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी, इवन आरबीआई, अगर कोई बच्चा आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा है उसमें भी ये सब्जेक्ट है, तो आप इसको अच्छे से, इसलिए मैंने तो पूरा चार्ट बना दिया कि आपको डाउट ना रहे कहीं भी कि क्या है कैसे है, ठीक है। अब 4 सोर्सेस के ना प्रॉपर ये नाम दिए हुए हैं, देखिए ये अच्छे से समझेगा क्योंकि चैप्टर में इतने बड़े बड़े वर्ड्स को यूज नहीं करेगा, ठीक है। के को सिंबलाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, जहां भी आपके अभी मैंने पिछली वीडियो में शायद से वहां पे के आ रखा था, ये जो मैंने आपको कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझाऊंगी, तो वो यही है, के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिनोट करते हैं। के डी, अगर जब वो पैसा डेट या फिर डिबेंचर्स को होल्ड करके उठाता है उसको हम के डी से डिनोट करते हैं। जब वो कैसा पैसा जो है वो प्रेफरेंस शेयर्स पे इन्वेस्ट करके उठाता है तो उसको हम के पी कहते हैं। के ई हम तब कहते हैं जब वो इक्विटी शेयर से पैसा उठाता है, दिस इज के ई। और के आर हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जब वो रिटेन अर्निंग के पैसे को यूज करता है उसको हम के आर कहते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आएगा कि एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और सब कुछ ये जितना भी मैंने बनाया है और ये सारे टर्म्स। अब देखिए ये तो था, मैंने आपको छोटा सा एक लाइन में डेफिनेशन लिख के बता दिया। इसके बाद में आप लोगों को नोट्स, वीडियो का एंड तक जरूर देखा करिए क्योंकि एंड में क्या होता है ना कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ फुल फ्लैश, जो आपको एग्जाम में लिखना है। बाई चांस आगे व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप क्या लिखोगे, ये लाइन लिख के तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए लास्ट में जरूर देखना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप रीड करना। एक बार रीड कर लोगे ना, दिस इज मच इनफ। कुछ भी वहां पे आप रीड करोगे आपको ऐसा लगेगा अच्छा ये तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली रीड पे पहुंच जाओगे ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर ये सब क्या है। तो इसलिए आप पहले से वीडियो देखो, उसके बाद एंड में उसको एक बार रीड आउट कर लो, चैप्टर खत्म। तो चलिए अब अपना आगे देखते हैं कि किस तरीके से इसके फॉर्मूले हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल है एंड ऑल, सब कुछ यहाँ पे आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स यानी कॉस्ट ऑफ डेट पे, जिसको हम के डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में भी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स या डिबेंचर्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वन इज परपेचुअल डिबेंचर्स, जिसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं, और सेकंड वन इज रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। इसको हम इररिडीमेबल डिबेंचर्स भी कहते हैं, परपेचुअल डिबेंचर्स को, ठीक है।
अब इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें हमें फिक्स टाइम पे पे नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ पे यही डिफरेंस है इन दोनों डिबेंचर्स के अंदर। यहाँ पे इस डिबेंचर्स में यानी इररिडीमेबल डिबेंचर्स जिसको हम परपेचुअल डिबेंचर्स भी कहते हैं, इस डिबेंचर्स में ये होता है कि जब भी कंपनी के पास फंड आएगा तो कंपनी तब उसको पे आउट कर सकती है। उसका कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है कि इसको अभी ही पे आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी कंपनी में जब पैसा हमारी कंपनी में जब फंड मिलेगा तब हम उसको पे आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स, इसको हमें फिक्स टाइम पे पे करना होता है। ये हमारी कंपनी के सारे मोमेंटम्स में लिखा होता है कि हमें इसे इस टाइम पे पे करना है, ठीक है। इसके दोनों के ही अलग अलग फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट रिडीमेबल वाला मोर इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है बेसिकली। तो सबसे पहले हम दोनों के ही फॉर्मूलों को हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं, जिससे आपको कोई भी एग्जाम में मिले तो आप उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला है केडी यानी कि इररिडीमेबल केस में किस तरीके से हम उसे क्लोरीफाई करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास कहता है के डी ऑन द बेसिस ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट को आप समझिए कि इंटरेस्ट रेट आपने क्लास 12 में या कभी भी देखा होगा डिबेंचर्स के साथ हमेशा वो गिवन ही होता है कि आपको हमेशा गिवन होगा कि इतने परसेंटेज डिबेंचर्स हैं। आपने हमेशा देखा होगा, एक वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको रफ कर देती हूँ फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। देखिए क्या है, आपने हमेशा डिबेंचर्स के साथ एक रेट का परसेंटेज में कोई रेट देखा होगा, 10% डिबेंचर्स, ये परसेंट डिबेंचर्स, वो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन ही होता है, ठीक है, क्योंकि हमें उसको पे करना होता है ना आगे, तो वो इस वजह से वो देते ही हैं स्टार्टिंग से ही। तो इंटरेस्ट रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद ब्रैकेट में 1 प्लस टैक्स रेट, टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में बेसिकली गिवन ही होता है, और मल्टीप्लाई में 100 वो परसेंटेज के लिए। नेक्स्ट अपॉन में नेट प्रोसीड, ठीक है। नेट प्रोसीड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। नेट प्रोसीड होता है इशू प्राइस, जो जिस प्राइस पे आपकी कंपनी ने जो भी डिवेंचर्स इशू करे उसको हम इशू प्राइस कहते हैं, ठीक है। इशू प्राइस मतलब जिस भी आपकी कंपनी है उसने आप मान लो 10 रुपए के शेयर आपने किस बेस पे इशू करे हैं, 1000 रुपए के, तो वो इशू प्राइस हो गया। तो उस बेसिस पे जिस प्राइस पे उसने कंपनी ने शेयर्स को इशू करा उसको हम इशू प्राइस कहते हैं। उसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि ब्रोकरेज, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है आप ये समझिए, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो दलाली, अब आपकी कंपनी ने कभी भी कोई दलाली करी है, दलाली बोले तो वो कॉस्ट जब आपके किसी इंटरमीडिएट ने आपके डिवेंचर्स को बिकवाया है, वो दलाली चार्ज करते हैं, वो ब्रोकरेज कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट चार्ज करते हैं, उसको हम लेस करते हैं इशू प्राइस में से, तो हमारे पास नेट प्रोसीड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स पे। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है केडी इज इक्वल्स टू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ के जाना ही है, बेसिकली एग्जाम में ये वाला पूछते हैं। तो सेम है इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट रेट आपको गिवन होगा 1 माइनस टी, ठीक है, प्लस में आरवी माइनस एनपी अपॉन में एन। आरवी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू, वो वैल्यू जिसमें आप जिस रेट पे जिस वैल्यू पे आप अपने शेयर डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो वो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। माइनस एनपी, एनपी यानी कि नेट प्रोसीड, अपॉन में एन, एन मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स में वहां पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इतने ईयर्स में आप रिडीम कर रहे हो अपने डिबेंचर्स को, अपॉन में आरवी, एक बार ऊपर माइनस करेंगे और नीचे एक बार प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस एनपी अपॉन में 2 और वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 100 फॉर द परसेंटेज, ठीक है। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं चीजों को, आपको ना समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा सा और समझाती हूँ कि वो चीज कहाँ से मिली, क्या हुआ। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इशू प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन मतलब जो एग्जामिनर होता है ना वो कंफ्यूज करने के लिए एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दे देगा, बोलेगा सेलिंग प्राइस इतना है, उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट इतनी चार्ज हो रही है। अब बच्चा समझ नहीं पाता, अरे भाई सेलिंग प्राइस तो कोई पढ़ा ही नहीं। सेलिंग प्राइस, इशू प्राइस को सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में आप प्लीज एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, आप इसको फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। तो ये इशू प्राइस को आप सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं। और क्वेश्चन में ये भी दिया होगा रुपीज इतना आपका इशू प्राइस है या फिर फेस वैल्यू, तो आप उसे समझ जाना, ठीक है। अब सबसे ये आता है कि भैया फ्लोटेशन कॉस्ट ठीक है हमने चार्ज करी, पर चार्ज किसके, क्योंकि क्वेश्चन में रेट आपको ऐसा देता है कि फ्लोटेशन कॉस्ट का इतने परसेंट है, इतने रुपए। अब वो कहेगा भैया किस पे चार्ज करूं मैं, बात ये आती है। तो वो इशू प्राइस पे ही चार्ज होता है, जो आपकी मान लो इशू प्राइस आपकी 10,000 है तो उस पे ही उतना परसेंट चार्ज होगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है आरवी। आरवी यानी कि रिडीमेबल वैल्यू, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कई बार आपके माइंड में आएगा कि भाई आरवी कहाँ से निकालो, एनपी का फॉर्मूला पता लग गया, ये निकालना है, ठीक है। तो आरवी आपको यानी कि रिडीमेबल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का पूरा डिस्क्रिप्शन। अब आगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम केपी से डिनोट करते हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको
डिबेंचर्स में बताया था दो तरीके से, दिस वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सेकंड वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इरिडीमेबल वही होता है जिसको हमें फिक्स टाइम पे पेमेंट नहीं करनी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका हमें फिक्स टाइम पे पेमेंट करना होता है। तो देखिए दोनों के ही फॉर्मूले अलग अलग होंगे। फर्स्ट वन इज केपी फॉर द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दिस वन इज प्रेफरेंस डिविडेंड। जो भी आपको लाभांश मिलेगा, जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस के तौर पे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और बाय में नेट प्रोसीड, जो मैंने अभी आपको डिवेंचर्स वाले में बताया था कि नेट प्रोसीड हम फाइंड करते हैं इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करके, तो वहां से भी आपका नेट प्रोसीड आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 फॉर द परसेंटेज। ठीक है, तो ये तो हुआ इजी। अब इस पे आते हैं रिडीमेबल शेयर्स। आप एग्जाम में ये वाला आता है, देखिए इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड वो आपको क्वेश्चन में 100% गिवन होगा। ठीक है, आरवी मैंने आपको बताया था रिडीमेबल वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, रिडीम मतलब जो जिस वैल्यू पे आपको अपने शेयर्स को रिडीम यानी पे करना होगा, प्लस में एनपी यानी कि नेट प्रोसीड, और बाय में एन नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो ये सेम है उसकी तरह डिबेंचर्स वाले की तरह, बस थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्लस माइनस है। हम डिबेंचर्स वाले में यहाँ पे माइनस करते थे, बट यहाँ पे हम इसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमें प्रेफरेंस में मतलब हमें शेयर्स में क्या होता है, सारी की सारी वैल्यू ऐड करके हमें लेस करना होता है, इस वजह से हम इसमें ऐड करेंगे। और डिबेंचर्स वाले में हमें वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट एंड ऑल हमें वहां पे लेस करना होता था, तो वहां पे इस वजह से हम माइनस करते थे। ठीक है, और बाय में एन यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, और अपॉन में आर, यहाँ पे छोटा एन आप डिनोट कर लेना, दिस वुड बी नंबर ऑफ ईयर्स, डाउट नाउ, अपॉन में सेम आरवी प्लस एनपी, बाय में 2 और मल्टीप्लाई में 100। तो आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस और ये दोनों के फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि उसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम डिटेल में करते हैं, इसको नोट करिए। उसके बाद हम उसमें हैं अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको हम KEC डिनोट करते हैं। देखिए इक्विटी शेयर्स आपको पता है क्या होता है, जब हम कोई भी आपकी कंपनी शेयर्स को इश्यू करती है एज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी, ये जो है वो सबसे अच्छी कॉस्ट मानी, सबसे अच्छी शेयर्स मानी जाती है। इसके अंदर कोई भी रिडीम इरिडीमेबल का कोई भी चक्कर नहीं होता, डायरेक्टली वो एप्लीकेशंस को होल्ड करती है और फिर अलॉटमेंट्स वो डायरेक्टली यहाँ पे कंपनी देती है अपनी कंपनी के अंदर से, तो इसके अंदर ज्यादा झंझट नहीं है। बट इसको फाइंड करने के 5 मेथड हैं, बेसिकली 3 मेथड है, उसके अंदर ग्रोथ रेट वगैरह ऐड होती है, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी। देखिए आप इसे नोट जरूर करना, आपको कहीं बुक में, ये कहीं भी बुक में गिवन नहीं है, उतने वो डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके लिखा है जिससे आपको डायरेक्टली समझ में आए। तो सबसे पहला मेथड होता है CAPM, इसको शॉर्ट में CAPM बोलते हैं, जिसका है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये सबसे पहला मेथड है जिसका फॉर्मूला होता है KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, RF प्लस ब्रैकेट में RM माइनस RF, और B, या इसको आप बीटा बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा गामा थीटा वगैरह वगैरह, मैथमेटिक्स वाले पता होंगे, 4 वर्ड आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पे ना बात करेंगे, मैं सीधा बीटा पे बात करती हूँ। बीटा यानी कि रिस्क, ठीक है। तो अल्फा बीटा जो आपने पढ़ा था क्लास 11, 12, 10th में, उसका एक बेसिक है बीटा। बीटा मतलब होता है रिस्क। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो ये बताता है कि आपका कितना रिस्क है और कितना रिटर्न इसके ऊपर आपको एक्सपेक्ट होने वाला है। देखिए इसको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते हैं। देखिए RF, अब मैं सारे टर्म्स का मतलब बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में मिल गया कि इतना ये दे रखा, आपको पता ही नहीं भाई क्या ये, तो इसको देखिए RF का मतलब होता है, देखिए आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि इतना रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है ना वो रिस्क फ्री है, मतलब इतना इंटरेस्ट लोगे कोई रिस्क नहीं है। इस केस में यहाँ पे आपको RF, ये RF होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है इतना रिस्क फ्री पे मिल रहा है, इसको लेने का कोई रिस्क नहीं है। पैसा लगाओ मतलब पैसा जितना भी लगाओ इतना रेट तो आपको मिलेगा, ये तो रिस्क फ्री है, तो इसको RF कहते हैं। ठीक है, याद रखना RF ये डिनोट करता है। प्लस RM माइनस RF, तो आपको पता है क्या होता है, RM होता है जो कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ द मार्केट। अब मार्केट में जैसा आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है मार्केट का, तो वो आपको RM डिनोट करता है। और बीटा आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा, या तो बीटा के नाम से गिवन होगा या रिस्क के नाम से। क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू इतना %, दिस इज हाउ यू विल गेट दिस वन। नेक्स्ट सेकंड मेथड बोलते हैं डिविडेंड प्राइस, या फिर इसको हम यील्ड मेथड भी बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस मेथड या डिविडेंड यील्ड मेथड पढ़ते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या होता है ना कि आपने जितना डिविडेंड एक्सपेक्ट करा होगा पर शेयर पे, हर एक शेयर पे, यानी कि आपने सोचो कि आपने 1 लाख शेयर इशू करे थे, उस पे आपने पर शेयर पे, एक शेयर पे आपने कितना डिविडेंड आपने एक्सपेक्ट किया होगा, वो ये वाला मेथड बताता है। तो इसके अंदर इसका फॉर्मूला एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर बाय में NP,
एनपी पर शेयर नेट प्रोसीड आपने पढ़ा, नेट प्रोसीड क्या होता है, इशू पर शेयर, इशू शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट यानी ब्रोकरेज, तो आप वहां से फाइंड कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डिविडेंड आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा और मल्टीप्लाई में 100 फॉर द परसेंटेज रेट, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन, एक मेथड, तीसरा मेथड यहाँ बन जाता है कि देखिए कई बार कहता है कि फाइंड द डिविडेंड प्राइस ग्रोथ मेथड ऐसे कुछ, तो इस केस में क्या होता है ना, ग्रोथ रेट फाइंड करो, यानी कि कितने परसेंटेज से उसकी ग्रोथ हो रही है, उस डिविडेंड की कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है। उस केस में कुछ भी नहीं है, सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर अपॉन में नेट प्रोसीड पर शेयर, बस मल्टीप्लाई 100 सेम, प्लस में आपको सिर्फ यहाँ पे करना है जो भी आपको ग्रोथ की रेट दी होगी ना उसको आपको प्लस कर लेना, परसेंटेज में दी होगी तो परसेंटेज में प्लस कर लेना, डिवाइड कर देना, यानी 16% दे जाओ फॉर एग्जांपल, तो आप 16 बाय में 100, सिंपल इस तरीके से आप ऐड कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपका मेथड है, वो कहता है अर्निंग पर शेयर, आपने हर एक शेयर पे कितना अर्न किया, ये तो था कि कितना डिविडेंड मिला पर शेयर पे, अब यहाँ पे कहता है कि कितना अर्न किया पर शेयर पे, वो वाली अप्रोच में कहता है अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने इतने शेयर पे, एक शेयर पे इतना अर्न किया, तो 1 लाख शेयर, अब मान लो आपको कह देगा एक शेयर पे आपने 10 रुपए अर्न किया, तो भाई 100 शेयर पे 10 ही मल्टीप्लाई कर देना 100 से, सिंपल है, 1000, सिंपल है। अर्निंग पर शेयर निकाल, अर्निंग पर शेयर अपॉन में नेट प्रोसीड आपको पता ही है, मल्टीप्लाई में 100। इसका एक और, इसका ही सेम, इसके साथ एक चौथा पॉइंट बन जाता है कि आप निकालो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ मेथड से, तो ग्रोथ मेथड सिंपल है, प्लस ग्रोथ रेट आपको ऐड कर देना है, सिंपल है। क्वेश्चन करते करते सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अब एक लास्ट बच जाता है, दिस वन इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, उसको शुरू, वो तो कुछ नहीं है उसके अंदर, वो बराबर है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, RR इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ अर्निंग पर शेयर, और सॉरी अर्निंग कॉस्ट, सॉरी KR इज इक्वल्स टू KE यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसको भी पढ़ते हैं, अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, जिसको हम KR से डिनोट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था रिटेन्ड अर्निंग वो होती है जो भी कंपनी के मैनेजर्स ने, कंपनी के एम्प्लॉयज ओनर्स ने वहां पे लास्ट में, मतलब जो पास्ट की अर्निंग्स होती है उसको जब वो अपनी कंपनी में एज अ फंड, एज अ कैपिटल वो लगाते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उसकी कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, देखिए जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है ना, वो बराबर होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के। आपने अभी सेकंड मेथड पढ़ा था डिविडेंड वाला, डिविडेंड पर शेयर कैसे, तो वो आप एक बात बताओ, जब कंपनी ने पैसा पहले कमाया होगा तो वो एज अ उसने डिविडेंड ही तो रखा होगा, एज अ लाभांश ही तो उसने बचा के उसको रखा होगा कहीं ना कहीं एज अ रिजर्व, तो उसको डिविडेंड मिला होगा ना उस केस में। तो वही बात है, यही मैं आपको समझाना चाहती थी कि आपको इधर से सोचना है कि किस तरीके से उसने वहां पे, अरे जब उसने रिटेन्ड अर्निंग बचाई होगी तो उसको डिविडेंड मिला होगा ना कंपनी को, तभी तो उसने वो पैसा बचा के रखा है। तो हमने अभी पढ़ा था डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड अर्न पर शेयर, ठीक है। तो वही वाला रूल इसके अंदर लगता है, ये फॉर्मूला KR इज इक्वल्स टू डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो भी हमने पढ़ा, एक्सपेक्टेड डिविडेंड D अपॉन में NP अभी हमने पढ़ा था, नेट प्रोसीड प्लस में ग्रोथ रेट, अब मल्टीप्लाई 100 फॉर द, वो तो सब लास्ट में करते हैं वो भी परसेंटेज के लिए, और ग्रोथ रेट यहाँ पे ग्रोथ होगी, ये मानते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाओगे रिटेन्ड अर्निंग आप अपनी मतलब वहां पे पुट कर रहे हो एज अ फंड, तो ग्रोथ तो मिलेगी, ग्रोथ के लिए तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ ऐड हो जाता है। यहाँ पे एक नोट, ये नोट कर लेना, KR इज सेम एज KE बट द फ्लोटेशन कॉस्ट नॉट डिडक्टेड इन कैश। बहुत अच्छा पॉइंट, आपने पढ़ा था कि जब हम NP निकालते हैं तो इशू प्राइस में से हम फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर देता है NP निकालते वक्त। इस केस में यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लेस नहीं होती है। इसका रीजन ये है कि आपने रिटेन्ड अर्निंग करी थी, उसमें से आपने अभी कुछ भी खर्चा नहीं करा है, तो वहां पे इस वजह से यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट बनती ही नहीं है, क्योंकि आपने पैसा जमा करके रखा था ना, आपने उसको कहाँ इन्वेस्ट करा, अभी आप अब इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो इसके बीच में आपने इन्वेस्ट, मान लो आपने करा था 2024 में, अब पैसा आप कंपनी में एज अ फंड लगा रहे हो, कहाँ अब जाके लगाया है ना, तो फ्लोटेशन कॉस्ट थोड़ी ना लग जाएगी, उसमें ब्रोकरेज कहाँ है, तो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट लेस नहीं होती है। ये जानने की बात थी। आपको इशू प्राइस गिवन होगा, नेट प्रोसीड गिवन होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट आउट हो जाएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन होगी तो आप लेस नहीं करोगे, यही दिक्कत यहाँ पे आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट लेस नहीं होगी। तो देखिए ये तो था फॉर्मूला, एंड मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सब कुछ बता दिया, सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में सब कुछ जितना था मैंने बताया। अब सीधा हम बात करेंगे क्वेश्चंस पे, डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट डाउन करेंगे। चार मेथड बताए, चारों मेथड से सारे क्वेश्चन जितने लास्ट ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस जितने एग्जाम में आज सारे करेंगे,
और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखना और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं देखोगे तो वो समझ में नहीं आएगी। तो ये वीडियो जरूर देखिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जितने बच्चे यूनिवर्सिटीज में है सबके साथ शेयर करो। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स पे जो एग्जाम में आते ही हैं 100%, तो वो वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर लो टू गेट एनी काइंड ऑफ you can say any kind of knowledge information, कोई भी मिस मत करना। So thank you so much everyone for watching this video and like and subscribe the channel and share the video. Thank you. तो चलिए आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको यहाँ पे फुल फ्लैश नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं आपको यहाँ से ना पूरा थ्योरी पार्ट कवर करा देती हूँ जैसे कि आप लोग आसानी से देखें। ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 1 है, ठीक है, जो आप अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका फुल मैं वैसे आपको हर एक चीज शॉर्ट में समझा चुकी हूँ, बट यहाँ पे फुल फ्लेज नोट्स आप देख लीजिए एक बार कि आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आपके पास आता है कि कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन है बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक्सपेक्ट करता है कोई भी इन्वेस्टर, ठीक है, फॉर्म से। सिंपल आप इसे एक बार खुद से एक बार रीड कर लो, ओनली दिस वुड बी रीड इनफ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 वो दे रखे हैं कॉन्सेप्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कोई कॉस्ट नहीं है, ये रेट ऑफ रिटर्न है फर्म्स की जो भी प्रोजेक्ट पे रिटर्न मांगते हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है कोई भी इन्वेस्टर, यहाँ पे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की बात होती है। कम से कम एटलीस्ट कम से कम कितना रिटर्न मिलेगा, कम से कम पे रिटर्न पे बात होती है, ठीक है। यहाँ पे कितना वो लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कितना वो इन्वेस्ट करते हैं, कितना उनको रिटर्न मिला है। रिस्क पे बात होती है, मैंने आपको बताया अभी अभी बात करेंगे रिस्क पे भी। तो रिस्क किस तरीके से डिवाइड होता है, देखिए रिस्क ना आप 3 तरीकों से आप रिस्क को क्लासीफाई कर सकते हो। सबसे पहला कि 0 लेवल रिस्क पे आपने कोई रिस्क नहीं लिया, मतलब आपने डेट नहीं लिया यहाँ पे, यानी डेट में आपका रिस्क होता है। आपको पता है 2 तरीके से हम पैसा रेज करते हैं, एक तो आपका रिस्क वाला यानी कि डेट वाला, और दूसरा वाला होता है इक्विटी शेयर से हम जब शेयर इशू करते हैं। तो सब अगर हम जहाँ पे हमें 0 लेवल रिस्क लेना है तब हम लोग शेयर होल्डर्स के साथ जाते हैं, और अगर हमें रिस्क लेना है, प्रीमियम वगैरह लेना है, तो हम डेट के साथ जाते हैं। तो यही फर्क होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है, सबसे पहले 0 लेवल रिस्क पे, सेकेंड आता है आपका बिजनेस के रिस्क पे, बिजनेस का प्रीमियम ले लिया, बिजनेस का रिस्क ले लिया, लोन वगैरह बैंक से एज अ बिजनेस को चलाने के लिए लिया। और तीसरा होता है कि बिजनेस का रिस्क तो लिया बट वो पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को भी हार्म करेगा वैसा रिस्क लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कहता है कि यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने आपको बताया, और ये 3 चीजों से मिलके बना है। फर्स्ट वन इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जैसे तीनों रिस्क को मिला के हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाते हैं। पहला है अगर 0 लेवल यानी रिस्क फ्री रेट, जो मैंने अभी आपको बताया। दूसरा है बिजनेस के फर्म के एज अ प्रीमियम रिस्क लिया है, और तीसरा है फाइनेंशियल रिस्क जो फाइनेंस के बेस पे लिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है। तो इसका रोल क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, मतलब किसी भी बिजनेस में। तो सबसे पहला रोल आता है कि एज अ एक्सेप्टेंस। अब हमने कैपिटल बजटिंग पढ़ लिया कि कैपिटल बजटिंग क्या है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग क्या होती है, किसी भी कॉस्ट को यानी किसी भी कॉस्ट को एनालाइज करना, किसी भी बजटिंग को एज अ बजट उसको क्लासिफाई करना, उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, ठीक है। हमें देखना, हमें पूरा क्लासिफिकेशन करना ऑफ द बिजनेस, ऑफ द फाइनेंशियल, की हमें किस तरीके से हमें यहाँ पे पैसा लगाना है, किस तरीके से हमें कितना रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा लगाने के बाद उस चीज को एलोकेट करना, हर एक चीज को मतलब फ्यूचर्स बेनिफिट के लिए उसको हर एक चीज को क्लासीफाई करना। कैपिटल बजटिंग हमने पूरा यूनिट उस पर पढ़ा है। तो वो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग जो हम फ्यूचर के लिए हम जो भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं उसको यहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि आपने इन्वेस्ट करा है और आपको रेट ऑफ रिटर्न देना है, यानी किसी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी से रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करा है, तो उसका क्राइटेरिया जो है वो सेट करता है, एक्सेप्ट करता है कैपिटल बजटिंग को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन होता है आपकी कंपनी में कितना कैपिटल है, उसके जो भी स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करना, ये भी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करता है, ठीक है। आप ये जो डेफिनेशन जो भी आपको क्लास ये जो है ना, ये आप लोग खुद एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ अब इतना, क्योंकि देखिए वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं पूरी। तो मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया कि ये इसके अंदर होता है, तो आप इसे एक बार खुद से पढ़ेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी बताया है, सब कुछ बताया है आपको प्रीवियस वीडियोस में। तो कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर जो आपको
अलग से पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो प्रेजेंट वैल्यू है, हमने जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया था, अगर वो ज्यादा है, इक्वल है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होता है। ये सब हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मैंने आपको बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को ये डिटर्मिनेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये बेस होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना का, जो हमारी कंपनी में मतलब एक बात बताइए, अगर आप किसी भी कंपनी में ये समझते हैं कि हाँ हमने वहां पे रिस्क को, मतलब आप ये समझते हैं कि हमें इतना रिटर्न देना है, तो ये आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ही इवेल्युएट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप रिटर्न तभी दे पाएंगे जब आपकी परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कहता है कि एज अ बेसिस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। एक बात बताइए, हम रिटर्न कब दे पाएंगे? जब हमने अपनी डिसीजन, जो हमने फाइनेंशियल डिसीजन था, वो हमने अच्छे तरीके से लिया होगा, प्लानिंग अच्छे से करी होगी, डिसीजन अच्छे से लिए होंगे, कंपनी के जितने भी गोइंग थ्रू प्रोसेस को मॉनिटर किया होगा, तभी हम प्रॉफिट्स पे पहुंच पाएंगे, तभी हम लोगों को रिटर्न दे पाएंगे जिन्होंने भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। तो वो यहाँ पे एज अ फाइनेंशियल डिसीजन को भी बेस देता है, ठीक है। तो ये चार हो गए, ये रोल होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में। अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की, यानी कॉस्ट कितने तरीके के होता है वो बात करते हैं। ये एग्जाम में आ जाता है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्लासिफिकेशन कॉस्ट के बेस पे होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट। आप नाम से ही पता कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपके पास्ट से रिलेटेड होती है, यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपने पास्ट से, जो भी आपने पास्ट में कोई कॉस्ट थी, किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक मशीनरी की कॉस्ट पास्ट में थी, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहलाती है। फ्यूचर कॉस्ट होती है जो हम एस्टिमेट करते हैं फ्यूचर के लिए। ऑब्वियसली आप इसको नाम से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर कॉस्ट ना एस्टिमेशन कॉस्ट होती है जो हमने फ्यूचर के लिए प्रिडिक्ट कर रखी है, ठीक है। तो जो फ्यूचर कॉस्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है आज के टाइम पे, वो ज्यादा रेलेवेंट होती है एज देन हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट एक गाइड एजेंट की तरह काम करती है फ्यूचर के लिए या फ्यूचर कॉस्ट के लिए, यानी कि जो भी आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो एक बेस देती है फ्यूचर कॉस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेसिफिक कॉस्ट और कंपोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी एक सोर्स ऑफ कैपिटल को स्पेसिफिकली, यानी कि एक मशीनरी है, मैं आपको कहूंगी 4-5 तरीके की मशीनरी है, उसमें एक मशीनरी स्पेसिफिकली उसकी कॉस्ट इतनी है, फिर दूसरी मशीनरी है, मशीनरी चारों पांचों एक ही टाइप की है, बट उनकी जो कॉस्ट है वो स्पेसिफिकली डिफरेंट कर दी गई है, उसको हम स्पेसिफिक कॉस्ट कहते हैं। और जो कंपोजिट कॉस्ट होती है वो कंबाइंड कॉस्ट होती है, यानी जैसे मैंने अभी आपको डिफरेंस में बताया कि 5 मशीनरी है, 5 मशीनरी में आपकी पांचों मशीनरी की कॉस्ट जो है वो एक ही होगी, उसको हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं, जिसे हम कंबाइंड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो कॉस्ट होती है कंपोजिट कॉस्ट, ये वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी में भी यूज होती है। अभी हम इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट सेकंड है वो वेटेज एवरेज कॉस्ट पे ही बेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। तो अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट आप एक्स से मान सकते हैं कि पैसा जाना, ठीक है। तो वो कॉस्ट होती है जो स्पेंडिंग मनी, यानी कि वो मनी जो हमारे पास से खर्च होगा, और इसको हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, और वो कॉस्ट जो हमारी कंपनी में प्रोजेक्ट में पैसा आने के जो पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट आती है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, आप ये वाला एक्चुअली क्वेश्चन ना एग्जाम में ज्यादा पूछ लेता है, और ये जो कॉस्ट के क्वेश्चंस हैं वो एज अ डिफरेंस में ही पूछे जाता है। और ये जितना भी एक्सप्लेनेशन है ना, आपको एक बार इसे रीड आउट जरूर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड आउट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, एवरेज कॉस्ट आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि जो एवरेज कॉस्ट होती है ना, वो एक कंबाइंड कॉस्ट है डिवेंचर्स की, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स की। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी अपने डिवेंचर्स इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है, राइट। तो जो इसकी कैपिटल है ना, वो जो कंबाइंड होती है उसको हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमारी एडिशनल, देखिए अब छोटी सी चीज समझिए, मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो है ही, उसके साथ कोई एडिशनल फंड, यानी कि अभी हमने पढ़ा था रिटेन्ड अर्निंग के बारे में, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग क्या थी, वो पास्ट की अर्निंग थी, ठीक है। तो यानी कि वो एज अ डिविडेंड, यानी कि वो जो बच गई थी ना, एडिशनल जो थी, वो एडिशनल फंड था, एज अ रिजर्व उन्होंने बचा के रखा था, तो वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। कोई भी आपकी एवरेज कॉस्ट के साथ साथ कोई भी एडिशनल फंड जो
कंपनी को या फर्म को चाहिए होता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम ये देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन है, आप इसको ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट में लिखेंगे, इसका एंड में आंसर्स भी है, पहले आप इसे करिएगा, उसके बाद आंसर्स को मैच आउट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में। देखिए, अब आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में? तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि कॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्रावर्सीज क्रिएट होती है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत अच्छा पॉइंट है। आप एक तो प्रॉब्लम्स ये जो है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में जरूर आता है 110%, हर एग्जाम में 5 मार्क्स में तो आता ही है, तो आप इसको जरूर नोट डाउन करिए। कॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए, इसमें क्या कहता है कि अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर जब आपका नेक्स्ट चैप्टर, आपको नहीं पता इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे हम अपने कैपिटल की पूरी स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें कैपिटल को किस तरीके से एलोकेट करना है, किस तरीके से हमें पुट डाउन करना है कि हमारा जो रिटर्न है वो हमें अच्छा मिले, ठीक है। हमें कैपिटल को किस तरीके से पुट डाउन करना है अपनी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कहता है कि कितना रिटर्न हमें इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करना है, और कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता है कि हमें अपने कैपिटल को किस तरीके से एलोकेट करना है कि वो अच्छी जगह पे इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से यूज हो। तो इन दोनों में ना एक रिलेशनशिप है। अगर आप अच्छी तरीके से इसको इफेक्टिव यूज ही नहीं करोगे तो हाउ इन्वेस्टर गेट द मतलब रिटर्न, हाउ इज इट पॉसिबल? तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था जो कि डिफरेंट थ्योरीज में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट ऑथर्स ने क्या किया, अलग अलग यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस दी। तो इस केस में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में। कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, जिससे कि यहाँ पे इन दोनों को यू कैन से इन दोनों को एलोकेट करना, इन दोनों को कंप्यूट करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स इज क्रिएटिंग कॉन्सेप्चुअल कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। इन दोनों के रिलेशनशिप में जस्ट बिकॉज की वहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट ऑथर्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है दोनों के बीच में। क्योंकि क्या होता था ना, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल, 2 तरीके के अप्रोचों से ये फाइंड होती थी। तो यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे ना दोनों जो भी कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करता था, डायरेक्ट रिलेशनशिप था उसका किसके साथ, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ। बट यहाँ पे नेट इनकम अप्रोच कुछ और कहता था। नेट इनकम अप्रोच कहता था कि नहीं नहीं, यहाँ पे ये वेटेज एवरेज कॉस्ट में यूज होगी, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। और ट्रेडिशनल अप्रोच कहता था ना 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 ना, इन दोनों की जो बातचीत है ना वो अलग अलग है भाई। ये जो है कैपिटल स्ट्रक्चर कहता था कि भाई ये जो है ना दोनों, इन दोनों की बातचीत कुछ ऐसी है कि कैपिटल स्ट्रक्चर ये कहता था कि मुझे अपनी चीजों को एलोकेट करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच में कहता था कि मुझे अपनी चीजों का मतलब एलोकेट करना है अच्छी जगह पे जहाँ पे मेरी कंपनी को फायदा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है कि नहीं भाई, मेरे इन्वेस्टर्स को पहले पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो एक्सटर्नल है और उनमें मुझे किसी भी तरीके से रिटर्न प्रोवाइड करना ही है। क्योंकि आपने पढ़ा है अकाउंट्स में कि हमें पहले इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी के आउटसाइडर है उन्हें पेमेंट करनी होती है, राइट। तो यहाँ पे एक क्लैशिंग हुआ करती है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये अच्छा, अभी आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने में ही हमें 5 मेथड मिले, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट करने में डिपेंड करता है कि आपने कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया है इन्वेस्टर्स के द्वारा। अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने में, क्योंकि उसके बहुत मेथड है। उसका डिविडेंड अलग मेथड है, उसका अर्निंग पर शेयर अलग मेथड है, कॉस्ट ऑफ एसेट के लिए उसका अलग मेथड है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को भी कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे क्या है कि क्या होता है ना, कई बार आपकी जो कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स थी, रिटेन्ड अर्निंग्स जो आपने पहले जमा करके रखी थी, ठीक है, बट वो रियलिटी में ना एक जस्ट अपॉर्चुनिटी, आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वो कॉस्ट जो आपको कंपनी में फायदा एज अ फायदा आपको मिलता है। अब अभी मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से हम डिविडेंड जो हमें मिलता है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था डिविडेंड अपॉन में एनपी यानी कि नेट प्रोसीड मल्टीप्लस में हम ग्रोथ रेट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब यहाँ पे ग्रोथ रेट एक तो प्लस माइनस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड
जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डिविडेंड है वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं होता है, तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिटेन्ड अर्निंग को कंप्यूट करने में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है असाइनिंग इन प्रॉब्लम्स इन असाइनिंग वेट्स, यानी कि जब हम वेटेज एवरेज मेथड अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है ना कि जो वेटेज एवरेज मेथड होता है ना उसके वेट्स जो है ना वो असाइन करे जाते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट के अकॉर्डिंग, और स्पेसिफिक कॉस्ट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है उसको सॉल्व करना, क्योंकि हर एक मशीनरी की कॉस्ट, मैंने आपको बताया 4 एक ही तरीके की मशीनरी है और उनकी कॉस्ट अलग अलग है, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो एज अ वेट आपको गिवन होगा कि इस मशीनरी की इतनी वेट है, इस मशीनरी की इतनी वेट एवरेज कॉस्ट है, तो वो आपको निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये 4 तरीके हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिटरमाइन करने में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, और आप इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार जरूर रीड करें। आई होप आप इसको अच्छे से समझेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको कॉस्ट ऑफ डेट ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और जितने भी ये जो टॉपिक्स हैं, जो एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ, आप इसको जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यूमेरिकल पार्ट, और अच्छे से उसको भी कंप्लीट करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।